इमेजिन करो आप सुबह उठते हो, न्यूज़पेपर खोलते हो और हेडलाइंस पढ़ते हो कि थाउजेंड ऑफ बांग्लादेशीज नेशनल्स फाउंड ऑन इंडियाज वोटर लिस्ट। और फिर अगले ही दिन बीएसएफ ने 200 बांग्लादेशियों को बॉर्डर पर पकड़ा। इनके पास इंडियन आधार कार्ड्स भी थे जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है भारत की सिक्योरिटी, डेमोग्राफी और पॉलिटिक्स से। बांग्लादेशी इलीगल इन्फिल्ट्रेशन। तो ये वीडियो आपकी अंडरस्टैंडिंग को कम्प्लीटली बदल देगा। सबसे पहले समझते हैं हम इसकी ज्योग्राफी, क्योंकि बिना मैप के ये स्टोरी अधूरी है। इंडिया और बांग्लादेश शेयर करते हैं 4096 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर, जो दुनिया का सबसे बड़ा और कॉम्प्लेक्स बॉर्डर है। ये बॉर्डर 5 इंडियन स्टेट्स को कनेक्ट करती है। वेस्ट बंगाल, जो कि सबसे लंबा और सबसे सेंसिटिव है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इस बॉर्डर का ज़्यादातर हिस्सा प्लेन लैंड, रिवर्स और जंगल है। कहीं कहीं तो एक ही गांव दोनों तरफ है, एक हिस्सा इंडिया में तो एक हिस्सा बांग्लादेश में। बीएसएफ को 4000 किलोमीटर मैनेज करना पड़ता है। इमेजिन करो ये कितना मुश्किल है। और यहीं से इन्फिल्ट्रेशन की कहानी शुरू होती है। क्वेश्चन उठता है कि प्रॉब्लम कब शुरू हुई। लोग सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये गलत है। ये क्राइसिस 1947 से चल रही है। फेज 1 1947 पार्टीशन, जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए, बंगाल पाकिस्तान के हिस्से में गया, वो बन गया ईस्ट पाकिस्तान। वहां से लाखों हिंदू रेफ्यूजीज इंडिया आए। वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, आसाम में जब सेटल हुए तब गवर्नमेंट ने इन्हें सिटीजनशिप दे दी। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये रेफ्यूजी थे। फिर आता है फेज 2 1971 लिबरेशन वॉर, जिसने जो ये मूवमेंट था जिसने सब कुछ बदल दिया। पाकिस्तान की मिलिट्री ने ईस्ट पाकिस्तान में एट्रोसिटीज की मानी, स्पेशली हिंदू माइनॉरिटीज पे। 1 करोड़ से ज्यादा लोग इंडिया में आए। इंडिया ने सपोर्ट किया, कैंप्स बनाए, बांग्लादेश एक नई कंट्री बन गई। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, वॉर खत्म होने के बाद ये वापस नहीं गए, वो इंडिया में रहे विदाउट डॉक्यूमेंट, विदाउट आइडेंटिटी कार्ड। और ऑफिशियली 25 मार्च 1971 के बाद इंडिया ने इमिग्रेशन को इलीगल ठहराया। फेज 3 1975 के बाद रेडिकलाइजेशन। शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर थे, उन्होंने 1975 के तख्ता पलट में उनको मार दिया गया। उसके बाद जो मिलिट्री रूल्स आया, उन्होंने बांग्लादेश को सेकुलर से इस्लामिक स्टेट बना दिया। लॉ आए, हिंदू की जमीनें छीन ली गई, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट जैसे एक्ट्स आए। उसका रिजल्ट क्या हुआ? हिंदू पॉपुलेशन बांग्लादेश में 22% से गिर के 8% नीचे आ गई। ये लोग कहाँ गए? तो देखो, इन्फिल्ट्रेशन के रूट्स हैं पार्टीशन में, वॉर में और रिलीजियस परसिक्यूशन में। ये चीजें ओवरनाइट नहीं हुई हैं। इंपॉर्टेंट सवाल अब आता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, आते कैसे हैं ये लोग? बीएसएफ की वाटर विंग के पास लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं, तो इसलिए इन्फिल्ट्रेशन आसान होता है। और दूसरा आता है अनफेंस स्ट्रेच, जहाँ पे 4096 किलोमीटर में अभी भी कई स्ट्रेचेस हैं जहाँ फेंसेस कंप्लीट नहीं है, स्पेशली जलपाईगुड़ी, मुर्शिदाबाद और मेघालय। वहाँ से लोग ओपनली आते जाते हैं। फिर आता है तीसरा मेथड, ऑर्गेनाइज सिंडिकेट। ये सिर्फ अकेले ही लोग नहीं है जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, ऑर्गेनाइज नेटवर्क है जहाँ पे मिडिल मैन 30,000 से 50,000 रुपये लेते हैं, उनके फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उनको देश के अलग अलग शहरों में छोड़ देते हैं। अगर मैं एक केस आपको बताऊं तो आमिर हमजा नाम का एक बांग्लादेशी नेशनल 2014 में इंडिया में आया। उसने एक नाव वाले को 2200 रुपये दिए और बसीरत रिवर से बॉर्डर क्रॉस करा दिया। अगले 10 साल तक वो संजय मंडोल बन के वेस्ट बंगाल में रहा। इंडियन वोटर आईडी उसके पास था, आधार कार्ड भी उसने बनवा लिया था। तब तक पकड़ा नहीं गया, अब तक पुलिस ने रेड नहीं मार दी। अब आता है सबसे बड़ा एक्सप्लोसिव पार्ट, पॉलिटिक्स। ये सिर्फ एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पॉलिटिकल बैटलफील्ड भी है। बीजेपी वर्सेस टीएमसी, वोट बैंक की कंट्रोवर्सीज। बीजेपी का एलिगेशन है कि तृणमूल कांग्रेस ने बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन को जानबूझकर वोटर लिस्ट में शामिल कराया, क्योंकि ये मुस्लिम वोटर्स उनका वोट बैंक हैं। आखिर इसका एविडेंस क्या है? कुछ जेन्युइनली शॉकिंग है। जैसे बनगांव में बांग्लादेश बॉर्डर से सिर्फ 4.5 किलोमीटर पुलिस के फेक वोटर आईडी फैक्ट्रीज पकड़ी गई, जहां पे सोफिस्टिकेटेड प्रिंटर्स, इलेक्शन कमीशन के लोगो, कॉपी करने के इक्विपमेंट सब मौजूद थे। और एक और केस इन्वेस्टिगेशन में आदमी ने ओपनली एडमिट किया है कि टीएमसी पार्टी को 10,000 रुपए दे के उनका नाम वोटर आईडीज में ऐड करा दिया, जबकि पहले मल्टीपल बार रजिस्ट्रेशन ट्राई करने में फेल हुआ था वो आदमी। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि टीएमसी का जवाब क्या? टीएमसी कहता है कि ये सब बीजेपी का कम्युनल प्रोपेगेंडा है। चुनाव के बाद बांग्लादेशी कार्ड खेलकर हिंदू वोटर को कंसोलिडेट करती जाती है। और एक वैलिड पॉइंट ये भी है कि अगर इन्फिल्ट्रेशन इतने बड़े स्केल पर हो रही है तो बीजेपी गवर्नमेंट 10 साल से सिर्फ हजारों डिपोटेशन ही क्यों कर पाई? साथ ही साथ ये भी आपको ध्यान रहे कि टीएमसी सिर्फ अकेली पार्टी ऐसी नहीं है जिसपे ये एलिगेशन है। लेफ्ट फ्रंट ने 34 साल वेस्ट बंगाल में रूल किया, उनके ऊपर भी यही एलिगेशन चल चुके हैं।
तो ये प्रॉब्लम डीपर है। इट इज अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इन बंगाल्स पॉलिटिक्स, नॉट जस्ट वन पार्टी इज डूइंग। अब दूसरा केस आता है रोहिंग्या का। रोहिंग्या कौन है? म्यांमार के रखिन स्टेट के मुस्लिम माइनॉरिटी जिसे 1982 में म्यांमार ने एक लॉ पास किया, सिटीजनशिप लॉ, जिसमें 135 एथनिक ग्रुप्स को इंडिजिनियस माना गया, जिसमें रोहिंग्या उसमें शामिल नहीं थे। एक झटके में लाखों लोग स्टेटलेस हो गए। अपने ही देश में 2017 में म्यांमार में मिलिट्री ने उन पर जेनोसाइड किया, पूरे विलेज जला दिए, मास किलिंग की, रेप्स किए। आज लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा रोहिंग्यास बांग्लादेश की कॉक्स बाजार में दुनिया का सबसे बड़ा रेफ्यूजी कैंप। अब क्वेश्चन उठता है इंडिया में कितने? एस्टिमेटेड 40,000 रोहिंग्यास है। अब बात करते हैं ग्राउंड पर आखिर रियल में अफेक्ट क्या हो रहा है। वेस्ट बंगाल मुस्लिम पॉपुलेशन 1957 में 19.85% थी, अब एस्टिमेटेड 33% है। डिस्ट्रिक्ट्स जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा, 24 परगना में अनयूजुअल पॉपुलेशन ग्रोथ है। ये नेचुरल ग्रोथ नहीं है, जिसमें ये साफ साफ दिखता है कि फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क, आधार, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ये सब बिक रहा है। आसाम सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। ये इशू इतना सेंसिटिव था कि 1983 में नीली मैसाक हो गए, जिसमें 2000 से ज़्यादा बंगाली मारे गए। यह एक डार्क चैप्टर है इंडिया का। त्रिपुरा शेयर करता है 1856 किलोमीटर बॉर्डर बांग्लादेश के साथ। इंडिजिनियस ट्राइबल कम्युनिटीज जो कभी मेजॉरिटी में थी अब माइनॉरिटीज हो गई हैं। ये एथनिक डिस्प्लेसमेंट काफ़ी रियल है। अगर बियॉन्ड बॉर्डर स्टेट्स की बात करें तो अब ये इशू बॉर्डर स्टेट तक कन्फाइंड नहीं है। दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बेंगलोर में भी ये इलीगल बांग्लादेशीज हैं। मणिपुर और नागालैंड जो बांग्लादेश के बॉर्डर पे भी रहते हैं। अब देखते हैं आखिर गवर्नमेंट ने किया क्या है। शुरू से आज तक 1985 में आसाम अकॉर्ड आसाम मूवमेंट के बाद आया। 6 साल का एजुटेशन, गवर्नमेंट ने आसाम अकॉर्ड साइन किया। प्रोविजन था कि मार्च 24, 1971 के बाद आए लोग इलीगल हैं, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट किया जाए, लेकिन अकॉर्ड आज तक फुली इम्प्लीमेंटेड ही नहीं हुआ। 1990 में बॉर्डर फेंसिंग प्रोजेक्ट भी गवर्नमेंट लेके आई, जिसमें फेंसिंग स्टार्ट तो हुई लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं हो पाया। फिर 2003 में IMDT एक्ट स्ट्रक डाउन किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल माइग्रेंट डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल एक्ट को स्ट्राइक डाउन किया। ये एक्ट आसाम में इन्फिल्ट्रेशन की आइडेंटिफिकेशन और डिपोर्टेशन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल बना रहा था। 2010 CIBM स्मार्ट बॉर्डर मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च हुआ, जिसमें ड्रोन, सेंसर्स, कैमरास और फ्लड लाइट्स टेक्नोलॉजी से बॉर्डर मॉनिटर करा। 2019 में CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लेके आया। ये काफी कंट्रोवर्शियल स्टेप था। CAA कहता है बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए नॉन मुस्लिम रेफ्यूजीज, हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीज और क्रिश्चियन जो दिसंबर 31, 2014 से पहले आए हैं, उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। इसमें मुस्लिम माइग्रेंट्स इस एक्ट से बाहर थे। बीजेपी का लॉजिक ये रिलीजियस प्रोसिक्यूशन का विक्टिम है। क्रिटिक्स का लॉजिक था कि ये काफी डिस्क्रिमिनेटरी स्टेप है। 2020 में NRC पुश हुआ आसाम में और NRC कंप्लीट भी हुआ। 19 लाख लोग एक्सक्लूड हुए। नेशनल वाइड NRC की बात चल रही है, बट ये इम्प्लीमेंट अभी नहीं हुआ है। 2025 में इमिग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट, सितंबर 2025 में इंडिया ने एक नए कॉम्प्रिहेंसिव इमिग्रेशन लॉ पास किया, जिसमें मल्टीपल कॉलोनियल एरा के लॉ को रिप्लेस करके इसमें डिटेंशन और डिपोर्टेशन की पावर को बढ़ाया गया। फिर बात आती है 2025-26 की, जहां वेस्ट बंगाल का क्रैकडाउन हुआ। वेस्ट बंगाल इलेक्शन के टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर्स लिस्ट करना चालू किया, और फिर बीजेपी में आने के बाद मैसिव क्रैकडाउन शुरू हुआ। होल्डिंग सेंटर्स एस्टेब्लिश किए गए। पहला मालदा में 70+ लीडर्स को अरेस्ट किया गया करप्शन और इन्फिल्ट्रेशन नेक्सस में। रिजर्व माइग्रेशन, थाउजेंड ऑफ सस्पेक्टेड इन्फिल्ट्रेशन वॉलंटियर्स बॉर्डर्स क्रॉस करके बांग्लादेश वापस जाने लगे। ये फियर ऑफ डिटेक्शन की वजह से था। तो आखिर में लेट्स टेक अ स्टेप बैक। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप कमेंट में बताओ, क्या आप मानते हो कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन इंडिया के लिए एक जेन्युइन नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, या ये एक ज़्यादातर पॉलिटिकल नैरेटिव है? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दें। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो हर इंडियन को समझना चाहिए। सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमें ऐसे ही डीप डाइव टॉपिक लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप थिंकिंग।